नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी बजट सत्र शुरू। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। 9 फरवरी से शुरू हुआ ये सत्र 19 फरवरी तक चलेगा। पहले दिन ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, जबकि सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने आश्वासन दिया था कि बजट सत्र में शांति बनाए रखेंगे। वहीं बजट सत्र से पहले सीएम योगी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विधानमंडल डेमोक्रेसी का एक जरूरी पिलर है। यूपी को पिछड़ेपन से निकालकर भारतीय इकोनॉमी में एक बड़ी ताकत के तौर पर स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हुआ। ये सत्र 9 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेगा, जिसमें योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए अपना बजट पेश करेगी। विधानसभा सचिवालय द्वारा बजट सत्र का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। योगी सरकार 2.0 का आखिरी बजट 11 फरवरी को पेश किया जाएगा। वहीं सत्र के दौरान राज्यपाल ने अपने भाषण में अपराध के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का जिक्र किया, लेकिन विपक्ष ने इस पर सवाल उठाते हुए शोर शराबा किया। तो वहीं सत्र से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि गवर्नर के भाषण के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे सदन में पेश किया जाएगा। सीएम ने दावा किया कि यूपी को पिछड़ेपन से निकालकर भारतीय इकोनॉमी में एक बड़ी ताकत के तौर पर स्थापित किया गया है। सीएम ने साफ कहा कि विधानमंडल बातचीत का मंच है, रुकावट डालने का नहीं। उनका कहना था कि मुद्दे उठाने ही तो चर्चा के जरिए उठाइए, हंगामे से नहीं। बजट सत्र में दो महत्वपूर्ण एजेंडे होते हैं। एक माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण और दूसरा सामान्य बजट। माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण वह सरकार की उपलब्धियों और भारी कार्य योजना का सरकार का अपना एक दस्तावेज होता है, जिसे राज्यपाल जी के माध्यम से सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता जनार्दन को समर्पित किया जाता है और यह सभी माननीय सदस्य फिर उस पर चर्चा करते हैं। ये सभी कार्रवाई को आज माननीय राज्यपाल जी के द्वारा अपना अभिभाषण संवेद सदन को संबोधन के माध्यम से यहां दिया जाएगा। दूसरा सामान्य बजट, ये 11 फरवरी को वर्ष 26-27 का सामान्य बजट प्रस्तुत होगा और फिर इस पे चर्चा होगी। फिर अंत में अनुदान मांगों को पारित करने के साथ ही बजट सत्र जो आज 9 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक चलेगा, यह बजट सत्र का एक कार्यक्रम हम लोग लेकर के आए हैं। आज माननीय राज्यपाल जी के भाषण के बाद जब अभिभाषण सदन के पटल पे रखा जाएगा, उसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण भी सदन में प्रस्तुत होगा। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पहली बार वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आर्थिक सर्वे पेश किया। रिपोर्ट के अनुसार यूपी की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश का जीडीपी 30 लाख करोड़ से अधिक का हो चुका है। यही नहीं, अगले वित्तीय वर्ष में ये 36 लाख करोड़ के पार होगा। आपको बता दें कि इससे पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी का जोरदार हंगामा किया और हंगामे के बीच राज्यपाल ने अभिभाषण पूरा किया और फिर आर्थिक सर्वेक्षण के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। समाजवादी पार्टी एसआईआर, अहिल्याबाई होलकर के प्रतिमा व तमाम मुद्दों को लेकर हंगामा कर रहे थे।
समाजवादी पार्टी के विधायक गवर्नर मैडम गो बैक के नारे लगा रहे थे। सदन के अंदर भारी हंगामे के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में मुस्कुराते हुए मेज थपथपाई और कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर बहस के लिए तैयार है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अन्य भाजपा विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाकर जवाब दिया। वहीं समाजवादी पार्टी के विधायकों ने राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सोमवार को विधानसभा परिसर में प्रदर्शन भी किया। सपा विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीडीए समुदाय के अधिकारों से खिलवाड़ कर रही है। रानी अहिल्याबाई होलकर का पोस्टर थामी पार्टी सपा विधायक ने वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर ध्वस्तीकरण का मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि सरकार ने होलकर का अपमान किया, जिन्होंने करीब 300 साल पहले घाटों का विकास कराया था। फिलहाल अब देखना यह होगा कि बजट सत्र में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच चर्चा किस तरह आगे बढ़ती है। क्या वाकई संवाद होगा या फिर हंगामे का सिलसिला जारी रहेगा। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, अब बजट सत्र की शुरुआत, उत्तर प्रदेश के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो है नोकझोंक जो है वो साफ तौर पर देखने को मिली है। क्या कुछ देखने को मिला इस दौरान पहले दिन की शुरुआत में? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आज पहला ही दिन था और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के जो सभी विधायक जो है लगभग वो विधानसभा में पहुंच करके और उनके द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। जिस प्रकार से उनका अहिल्याबाई से लेकर के जो है उनका एसआईआर और बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर के जो है उनके द्वारा जो है काफी देर तक जो है विरोध किया गया। उनके द्वारा ये कहा गया कि सरकार बिल्कुल कामयाबी के दर पे नहीं है। जिस प्रकार से जो है आज राज्यपाल जी का जो अभिभाषण होगा उसमें जो है सरकार की जो खूबियां बताई जाएंगी वो बिल्कुल बेबुनियाद है। इसी को लेकर के जो है आज समाजवादी पार्टी की तरफ से इसकी शुरुआत की। जैसे ही राज्यपाल महोदया का अभिभाषण की शुरुआत हुई वैसे ही समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है विधानसभा सत्र के दौरान उनके द्वारा लगातार हंगामा देखने को मिला। लगातार उनके द्वारा जो है अभिभाषण को लेकर के जो है विरोध किया गया, जिसको लेकर देखा जाए तो राज्यपाल आनंदीबेन के द्वारा जो है अपने भाषण को जो है उस शोर शराबे के बीच पूरा जरूर किया गया। लेकिन जिस प्रकार से जो समाजवादी पार्टी का जो विरोध था वो विरोध जो है देखने को मिला, जो उनकी रणनीति के तहत था, उन्हीं बिंदुओं को लेकर के वो लगातार जो है भाषण के दौरान जो है अपना विरोध जाहिर करते रहे। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भी जो है मीडिया के सामने मुखातिब हुए और उनके साफ तौर से उनका भी ये कहना रहा कि पहले आज राज्यपाल का भाषण होगा और हम विपक्षी दलों से अपील करते हैं कि हम उनके सारे सवालों का जवाब देंगे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जिस प्रकार से जो है अपनी तरक्की के बारे में, जिस प्रकार से ग्रोथ के बारे में बताया कि हम लगातार किस प्रकार से जो है ग्रोथ करते जा रहे हैं। ग्रोथ के दौरान उनके द्वारा ये भी बताया गया कि जिस प्रकार 2016 से 17 तक जो हमारी जो 13,30,000 करोड़ जो है अर्थव्यवस्था थी वो 25 में जो है 30 लाख 25 तक पहुंच गई और उसके बाद 25-26 में जो है मेरी अर्थव्यवस्था करीब 36 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। तो इसी के तहत उनके ये भाषण जो है मुख्यमंत्री के द्वारा भी रहा और लगातार वहां पर विपक्षी दल विरोध करते रहे और भाषण का भी राज्यपाल जी भाषण का भी विरोध करते रहे, मुख्यमंत्री के दावों की बात को खोखला साबित करते रहे। तो इसी प्रकार से ये आज शोर शराबे वाला जो है सत्र देखने को मिला। जी हाँ, निश्चित रूप से मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो विधानमंडल डेमोक्रेसी का एक जरूरी स्तंभ यूपी विधानसभा बजट सत्र 2026-27 की शुरुआत हुई है और अब हम बात करेंगे सतत विकास पर। राष्ट्रीय संगोष्ठी देहरादून में आज एक खास आयोजन हुआ जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालयी क्षेत्रों की सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण पर गहन विचार रखते हुए प्रख्यात विचारक डॉक्टर नित्यानंद को श्रद्धांजलि दी है। डॉक्टर नित्यानंद का ये जन्म शताब्दी वर्ष है और इस अवसर पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। देहरादून में
एक विशेष अवसर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालयी क्षेत्रों के सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण पर गहन विचार रखते हुए प्रख्यात विचारक डॉक्टर नित्यानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर नित्यानंद, जिन्होंने अपना पूरा जीवन हिमालय और उसके पर्यावरण को समझने और सुरक्षित रखने में समर्पित किया, उनकी दूरदर्शी सोच आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। सीमांत क्षेत्रों में बिगड़ती डेमोग्राफी और पलायन जैसी समस्याओं पर उन्होंने बहुत पहले चिंता जताई थी। आज देहरादून में संचालित डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध एवं अध्ययन केंद्र उनके विचारों को आगे बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। यह केंद्र हिमालयी अध्ययन, सतत विकास, आपदा प्रबंधन और नीति निर्माण के क्षेत्र में एक नई दिशा दे रहा है। ये वास्तव में डॉक्टर नित्यानंद जी की उस दूरदृष्टि का सजीव स्वरूप है, जहां विज्ञान, समाज और प्रकृति एक साथ चलते हैं। मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और डॉक्टर नित्यानंद जी की प्रेरणा से हमारी राज्य सरकार भी हिमालय संरक्षण को लेकर पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हम डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, ग्लेशियर रिसर्च सेंटर, जल स्रोत संरक्षण अभियान, जन भागीदारी कार्यक्रमों के माध्यम से हिमालय के दीर्घकालिक संरक्षण की दिशा में कार्य कर रहे हैं। साथ ही हम हिमालय क्षेत्रों में पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए, जहां एक और पौधारोपण अभियान, जल संरक्षण अभियान, पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, वहीं हमने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए सौर ऊर्जा सहित हरित ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाएं प्रारंभ की हैं। इसके अलावा हमने प्रदेश के नौले, धारे, गाड़, गधेरे एवं वर्षा आधारित नदियों जैसे परंपरागत जल स्रोतों के संरक्षण के लिए स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी सारा का गठन भी किया है, जिसके माध्यम से हम विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए राज्य के पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। यही नहीं, हम प्रदेश में एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कदम उठाते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध हमने लागू किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रही वाइब्रेंट विलेज योजना के माध्यम से सीमांत क्षेत्रों में सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। इसका उद्देश्य है पलायन रोकना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना। डॉक्टर नित्यानंद ने हिमालयी क्षेत्रों की चुनौतियों को जिस गहराई से समझा, वो हमारे लिए मार्गदर्शक है। इस जन शताब्दी वर्ष पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर नित्यानंद की सोच हमें सिखाती है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चल सकते हैं। सीमांत इलाकों को मजबूत करना देश की सुरक्षा से जुड़ा है। डॉक्टर नित्यानंद जी का ये जन्म शताब्दी वर्ष है और इस वर्ष यहाँ पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है और उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन भर हिमालय की चिंता की, यहाँ के पर्यावरण की चिंता करी, पूरे हिमालय का विकास कैसे हो, यहाँ के जो जोखिम है उन सभी पर उन्होंने बहुत पहले ही जो सोच बनाई थी, आज वो हम सब के काम आ रही है। ऐसे मनीषी को उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर हम उनको नमन करते हैं और उनकी सोच को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर उनके नाम से शोध केंद्र भी चल रहा है, जो अनेक क्षेत्रों में काम कर रहा है, विकास की, पर्यावरण के क्षेत्र में हम उसको और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। जो डेमोग्राफी के बारे में भी उन्होंने, जो सीमांत क्षेत्र हैं वहाँ की डेमोग्राफी खराब हो रही है, जिस प्रकार से आज हमारे सामने एक खतरा है, उन्होंने उसकी चिंता भी बहुत पहले की थी और आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर वाइब्रेंट विलेज की योजना चल रही है। राज्य के अंदर हम भी ऐसे सीमांत क्षेत्रों को विशेष रूप से वहाँ पर सभी सुविधाएं बन सकें, वहाँ पर वहाँ का पलायन रुके, क्योंकि वो केवल नागरिकों की दृष्टि से भी और देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। देहरादून की इस संगोष्ठी ने एक बार फिर याद दिलाया कि हिमालयी क्षेत्रों में संरक्षण केवल पर्यावरण का सवाल नहीं, बल्कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी है। तो ये थी देहरादून में डॉक्टर नित्यानंद की दूरदर्शी सोच और हमारे क्षेत्रों के संरक्षण पर गहन चर्चा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वाइब्रेंट विलेज योजना के माध्यम से सीमांत क्षेत्रों को मजबूत बनाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई। उत्तराखंड ब्यूरो रिपोर्ट।
और अब हम बात करेंगे जब मंच पर रो पड़ी गीता धामी। देहरादून परेड ग्राउंड में उत्तरायणी कौथिक महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी और सेवा संकल्प फाउंडेशन की फाउंडर ट्रस्टी गीता धामी भावुक हो गए। पति पुष्कर सिंह धामी और मां विष्णा देवी का जिक्र करते हुए उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा कि उनके पति जब से मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है और पूरे प्रदेश को परिवार मानकर सेवा कर रहे हैं। उनके लिए उनका परिवार पूरा प्रदेश है। उनकी माता मंच सजा है, तालियां बज रही हैं और उन्हीं तालियों के बीच छलक रहे हैं आंसू। आंसू जो गवाह हैं त्याग के, आंसू जो गवाह हैं पीड़ा के, आंसू जो गवाह हैं उस मेहनत के जिसके लिए सीएम धामी ने दिन रात खुद को साबित करते लगाए हैं। देहरादून का परेड ग्राउंड, जहां उत्तरायणी कौथिक महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी और सेवा संकल्प फाउंडेशन की फाउंडर ट्रस्टी गीता धामी भावुक हो गई। उनका प्रदेश है जिन्होंने अपने परिवार छोड़िए अपने लिए एक दिन नहीं निकाला, एक दिन की छुट्टी आज तक नहीं ली है, जो नए इतिहास कर रहे हैं, जिन्होंने प्रदेश के अंदर नए कानून बनाए हैं, जिन्होंने नकल विरोधी कानून बनाकर हमारे राज्य के 26,000 परिवारों के बच्चों को सरकारी नौकरियां दी हैं, जिन्होंने यूसीसी लागू करके इस प्रदेश और देश को गौरवान्वित किया है। पति पुष्कर सिंह धामी और मां विष्णु देवी का जिक्र करते हुए उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। पति पुष्कर सिंह धामी और मां का जिक्र करते हुए वो काफी भावुक हो गई और मंच पर ही उनकी आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगे। रोते हुए उन्होंने कहा कि उनके पति जब से मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली और पूरे प्रदेश को परिवार मानकर उसकी सेवा कर रहे हैं। एक पत्नी होने के नाते वो अच्छे से जानती हैं कि वो दिन रात कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये पूरा परिवार उनका प्रदेश है, जिन्होंने अपने परिवार छोड़िए अपने लिए एक दिन नहीं निकाला, एक दिन की छुट्टी आज तक नहीं ली है, जो नए इतिहास कर रहे हैं, जिन्होंने प्रदेश के अंदर नए कानून बनाए हैं, जिन्होंने नकल विरोधी कानून बनाकर हमारे राज्य के 26,000 परिवारों के बच्चों को सरकारी नौकरियां दी हैं, जिन्होंने यूसीसी लागू। गीता धामी ने कहा कि इस दुनिया में कई युग पुरुष हुए। महिलाओं को हमेशा ये कहने में शर्म आती है कि वो गृहिणी है, लेकिन अगर माँ ना हो तो ये युग पुरुषों का जन्म कैसे होता। उनकी सास गृहिणी थी, तभी पुष्कर सिंह धामी आज मुख्यमंत्री बनकर जनता के सेवक बन सके। गीता धामी ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्य सेवक पुष्कर सिंह धामी ने अपने परिवार के लिए एक दिन का भी समय नहीं निकाला। वो 4 साल प्रदेश की सेवा में लगे रहे, नकल विरोधी कानून बनाकर 26,000 लोगों को नौकरियां दी। इसके बावजूद उनके ऊपर झूठे आरोप लग रहे हैं। मान्यता नहीं दी हमारे सुप्रीम कोर्ट। अपने आंसू को पोंछते हुए गीता धामी ने आगे कहा कि कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि धामी ने धर्म के खिलाफ यूसीएलआई और लिव इन को मान्यता दी, जबकि लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता सुप्रीम कोर्ट पहले ही दे चुका है। धामी ने सिर्फ उसके लिए नियम और कानून बनाए। जब तक नियम और कानून नहीं होता है हमारा समाज असभ्य बन जाता है। ये असभ्य लोग चिल्ला चिल्ला कर झूठ बोलते हैं और सच्चाई बहुत आराम से अपना काम करती है, जैसे धामी जी काम करते हैं। सीएम धामी की पत्नी गीता धामी ने जनता से उत्तराखंड की विरासत को बचाने की अपील की और साफ किया कि उत्तराखंड राज्य का कहीं ना कहीं नाम अग्रणी सूची में आता है। जिन्होंने नकल विरोधी कानून बनाकर हमारे राज्य के 26,000 परिवारों के बच्चों को सरकारी नौकरियां दी हैं, जिन्होंने यूसीसी लागू करके इस प्रदेश और देश को गौरवान्वित किया है। कई लोगों ने कहा कि यूसीसी धामी जी लेकर के आए हमारे धर्म के विरुद्ध है। धामी जी नहीं लाई यूसीसी, धामी जी यूसीसी लेकर के आए। कई लोगों ने कहा कि लिविंग रिलेशनशिप को धामी जी ने मान्यता दी है। मैं बताना चाहूंगी इस मंच से, लिविंग रिलेशनशिप को हमारे मुख्य सेवक धामी जी ने मान्यता नहीं दी, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उसको मान्यता दी और धामी जी ने उसमें नियम और कानून बनाने का काम किया है। जब तक नियम और कानून नहीं होते हैं तो हमारा समाज असभ्य बन जाता है और असभ्य लोग निकलते हैं जो झूठ को जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं और सच्चाई जो है बहुत आराम आराम से काम करती है, जैसे धामी जी काम करते हैं। मैं ये कोई उनकी पत्नी होने के नाते नहीं बोल रही हूं, मेरे आंसू जरूर
एक पत्नी होने के नाते निकल रहे हैं, लेकिन एक पत्नी से ज्यादा किसने देखा है उनकी मेहनत को। ये पूरा समाज, ये देश आज तारीफ कर रहा है, जहां पर धर्म रक्षक धामी के रूप में उनको लोग जो है उनकी बात बोलते हैं, उनको नमन करते हैं। जहां पर हमारी बहनें आज अपने आप को सशक्त बना रही हैं, तो धामी जी के द्वारा लाई गई योजनाएं जो हमारे उत्तराखंड में चल रही हैं, उन योजनाओं का लाभ लेकर के हमारी बहनों ने अपने आप को मजबूत किया है। उनकी माता श्रीमती विष्णा देवी ना होती। उत्तराखंड में विभिन्न उपलब्धि के माध्यम से सिद्ध किया कि यदि नीति व नियत साफ हो तो प्रत्येक क्षेत्र में नई ऊंचाई हासिल की जा सकती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। अपने घर को नहीं देखा। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे टेरर फंडिंग और डिजिटल अरेस्ट। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे टेरर फंडिंग और डिजिटल अरेस्ट। खबर भोपाल से, जहां भोपाल में 45 वर्षीय मजदूर राजकुमार झोला को साइबर ठगों ने टेरर फंडिंग का झूठा आरोप लगाकर 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा और उससे 1.5 लाख रुपए की ठगी भी की। ठगों ने खुद को एनआईए अधिकारी बताकर वीडियो कॉल पर पुलिस की स्कॉर्पियो दिखाकर डराया। डर के कारण पीड़ित ने उनके निर्देश मान लिए और पैसे अपने खाते से ठगों के खाते में ट्रांसफर कर दिए। शिकायत मिलते ही पुलिस ने संबंधित खातों को होल्ड कराया और पीड़ित को ठगों के चंगुल से मुक्त कराया। मामले की फिलहाल जांच जारी है। खुद का पैसा दिया डीसी प्रसाद ने 12,000। एक से 1.5 लाख रुपए और कर देता उनको और वीडियो कॉल करके उन्होंने मुझे बहुत डराया धमकाया था। तो मैं इस विषय में ना मैं कुछ भी कर सकता था, मगर छोला टीम में छोला मंदिर थाने से टीम आई, उन्होंने मुझे बचा लिया इस बात से कि ये सब फ्रॉड है और आपको कुछ नहीं करना। वो कौन थे जिनको आपने पैसा ट्रांसफ़र करे? जो फर्जी पुलिस थी। आपसे क्या कह रहे थे वो लोग? कि आपका आतंकवादी नाम आ गया, आप कमीशन खाते हो, ऐसा डर बैठा लिया मुझे और आप डर गए? आपने पुलिस को सूचना दी थी? नहीं दी मैंने। 3-4 दिन में पैसे ट्रांसफर करते रहा और मैं करने की और कोशिश में था। 1 से 1.5 लाख। लगभग कितने कर दिए अभी तक? मैंने 1,43,000 रुपये कर चुका और 1 से 1.5 लाख रुपए और मैं कर देता। इस मामले में जो अननोन नंबर से पीड़ित को फ़ोन आ रहे थे लगातार, उन नंबरों के अगेंस्ट हमने धारा 318, 319 BNS में मामला पंजीबद्ध किया है, जिसमें हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। और अब हम बात करेंगे गंदगी का अंबार, बीमारी का खतरा। दरअसल गया से ये खबर है। गया जी जिले के बाराचट्टी प्रखंड के बजरपुर पंचायत के महादलित गांव मनन बीघा में बुनियादी सुविधाओं की कमी और प्रशासनिक उपेक्षा से ग्रामीण परेशान हैं। यहां कचरा प्रबंधन और नालियों की व्यवस्था नहीं होने के कारण गंदगी बनी रहती है और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। गांव में पानी की निकासी भी ठीक नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के दौरान दूसरे गाँव से आने वाला गंदा पानी गाँव में रुक जाता है और घरों में घुस जाता है। उन्होंने कहा कि कई बार प्रखंड विकास अधिकारी और अंचलाधिकारी को लिखित आवेदन दिए हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधि बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद गांव की सुध तक नहीं लेते हैं। तो कई बार आवेदन देने के बावजूद भी समाधान नहीं हुआ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं गंदगी युक्त पानी भरने से तमाम दिक्कतों का सामना इन ग्रामीणों को करना पड़ता है। मनन बीघा में कचरा और नालियों की समस्या है। इस बस्ती में बरसात में गांव में पानी भरने से लोगों के लिए जीना दुश्वार होता है, लेकिन न जनप्रतिनिधि इसकी खबर लेते हैं और न ही जिम्मेदार अधिकारी ही सुध इन ग्रामीणों की लेते हैं। तमाम अभाव में जीने को मजबूर हैं ये ग्रामीण। मनन बीघा में बरसात में गांव में पानी भरने से लोगों का जीना दुश्वार हो जाता है। गंदा पानी घरों में घुस जाता है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर नाली, गली, खड़ंजा इन ग्रामीणों को नसीब नहीं है। और अब हम बात करेंगे आंगनबाड़ी को तरसा गांव।
सरगुजा के लखनपुर विकासखंड के ग्राम आपको बता दें डांड केसरा स्थित घुई डांडपारा में आंगनबाड़ी केंद्र न होने से महिलाओं और बच्चों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां करीब 20 से अधिक परिवार हैं और प्रत्येक घर में 2-3 बच्चे हैं, लेकिन निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र लगभग 2 किलोमीटर दूर है। गर्भवती महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे पैदल लंबा सफर तय करके आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचते हैं, जिससे उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण लंबे समय से अलग से आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की मांग कर रहे हैं। बताया गया है कि 7 साल पहले आंगनबाड़ी भवन निर्माण की स्वीकृति मिली थी और फाउंडेशन की खुदाई भी हुई थी। उस समय 1.1 लाख की राशि आहरित की गई थी, लेकिन निर्माण कार्य बीच में ही रुक गया। निर्माण एजेंसी पर वसूली नोटिस जारी किया गया, फिर भी काम आगे नहीं बढ़ सका। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।